जय हिंद दोस्तों। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से। और दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? और दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों, जब अपने देश के संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 395। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि हम हर क्वेश्चन को आसान भाषा में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन हम बात करें दोस्तों वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, 470 हो गई है। लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही हैं। कैसे? देखो, अनुच्छेद जैसे एक है, इसमें संशोधन करेंगे तो अनुच्छेद 1 क्लॉज आ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर से संशोधन करेंगे तो अनुच्छेद 1 क्लॉज बा जोड़ेंगे। तो ऐसे संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हो गई 470। लेकिन मूल रूप से तो अनुच्छेदों की संख्या उतनी ही रहेगी ना। तो मूल रूप से संख्या 395, 22 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं यानी कि फीचर लिए गए हैं? तो हमारा देश का जो संविधान है दोस्तों, इसमें 10 देशों की विशेषताएं ली गई हैं। हमारे देश का जो संविधान है, लोग कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट का संविधान है। नहीं भैया, ये कॉपी पेस्ट का संविधान नहीं है, बल्कि दुनिया के 10 अलग अलग देशों की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को चुना गया है और उन्हें भारत की ज़रूरतों के अनुसार ढाला गया है। भारत के संविधान के जो स्रोत हैं दोस्तों, किस देश से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्रोत से। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। और यदि हम बात करें और क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की यदि हम बात करें, प्रस्तावना का जो विचार है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक विचारधारा ली गई है। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और समाजवादी सिद्धांत। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। जापान से विधि के द्वारा प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा एम.एन. राव ने। एम.एन. राव कौन है? तो इनको संविधान का सलाहकार कहा जाता है। इनने ही सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के द्वारा ही हमारे देश का संविधान तैयार किया गया है, ठीक है। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव एम.एन. राव के द्वारा 1934 में रखा गया। इनसे पहले 1929 में पंडित नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया और संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में भविष्य के भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने से 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, एग्ज़ाम एकदम सिर पर आ गया है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल की 3 ई बुक्स को लॉन्च कर दिया है। जो पहली हमारी ई बुक है, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें दोस्तों रेलवे के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है सब्जेक्ट वाइज। जो दूसरी हमारी ई बुक है, ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल जाएगा, साथ में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जैसे अपॉइंटमेंट है, वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड है, इंडेक्स है, रैंकिंग है, ब्रांड एम्बेसडर है, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो तीसरी ई बुक है, ये साइंस की रामबाण ई बुक है। इसमें भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो हमने ऑफर भी रखा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हमें स्क्रीनशॉट मिलने के 5 सेकंड के बाद ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगी। तो बेस्ट ई बुक को परचेस करने का ये आसान सा तरीका है। ई बुक को आप ज़रूर परचेस करना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और इनको 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, तब इनको उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा यानी कि प्रारूप तैयार करने का कार्य था? तो मसौदा समिति के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर साहब VR अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, संविधान बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा यानी कि प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन किया गया। और इस समिति का काम क्या था? तो संविधान का प्रारूप तैयार करना इस समिति का काम था। इसके लिए अध्यक्ष डॉक्टर साहब VR अम्बेडकर को बनाया गया। और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य में से एक थे अध्यक्ष डॉक्टर साहब VR अम्बेडकर, दूसरे सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे KM मुंशी, पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला, देखो छठवें थे BL मित्तल, बाद में इन्हें त्यागपत्र दे दिया था। सातवें कौन थे? DP खेतान। ठीक है, इनका बाद में निधन हो गया था। तो देखो, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि BL मित्तल के त्यागपत्र के बाद किसको सदस्य बनाया गया? तो N माधव राव के लिए। और जब DB खेतान का निधन हुआ तो इनके निधन के बाद TT कृष्णाचारी को नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। इस प्रकार का कंटेंट बनाने में
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगभग कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। यदि हम बात करें एग्जिट कितना समय लगा, तो दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, नेहरू जी कौन थे? तो प्रधानमंत्री तो थे ही, इसके अलावा इनके पास में विदेश मंत्रालय था। पटेल साहब के पास में गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बलदेव सिंह, जिनके पास में बल होगा उनको रक्षा मंत्रालय मिलेगा। राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? ये स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किसने पेश किया था? तो ये भी जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानने लायक क्वेश्चन है। तो 1947 से पहले 26 जनवरी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ये बात आपको पता है कि नहीं? आइए हम पूरी कहानी को समझ लेते हैं। देखो, 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो दोस्तों एक फैसला है केशवानंद भारती बाद, और इस फैसले ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है। आइए हम और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973, ये भारत के संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला था। दोस्तों ये फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया है। इस फैसले में क्या कहा गया है कि जो संसद है ये संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो संसद संविधान की जो मूल संरचना है इसको नहीं बदल सकती। मूल संरचना में क्या क्या शामिल होता है? देखो, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन चीज़ों को संसद नहीं बदल सकती। ये कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना हुई। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इन 389 में से 292 प्रांतों से आए, 93 आए देशी रियासतों से और 4 आए केंद्र शासित प्रदेशों से। संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। और इस पहली बैठक में
जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2 दिन बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका देश का। अमेरिका देश के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। कितने? 7 अनुच्छेद हैं। और अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, ये 1789 को लागू हुआ। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो बड़ा है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है वो क्या है? तिरंगा है। ठीक है। और तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। इसलिए हम 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो इसलिए हम 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है। कौन सा? झंडा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो दोस्तों हमारे संविधान में पहले मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। फिर स्वर्ण समिति ने सिफारिशें करी और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। ठीक है। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का, और इनको जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस 11वें मौलिक कर्तव्य में वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और उनके प्रतिपालक उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो देखो, पहले राज्यों को 4 वर्गों में का खा में बांटा जाता था। ठीक है। तो 4 वर्गों का विभाजन समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। इसके लिए दोस्तों 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, जो 7वां संविधान संशोधन है 1956 वाला, इसमें कई सारे प्रावधान किए गए। तो जो पहला प्रावधान है, भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। पहले राज्य जो हैं वो 4 वर्गों में बटे होते थे, का, खा, गा और घा। और उसमें दूसरा क्या प्रावधान किया गया 7वें संशोधन में? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये कहा गया। और क्या प्रावधान किया? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये भी 7वें संशोधन में प्रावधान किया गया। फिर क्या प्रावधान हुआ? केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार इसमें दिया गया है और लोकसभा सीट की संख्या में वृद्धि 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। ठीक है। देखो, लोकसभा सीटों में वृद्धि कब कब हुई है? तो एक तो दोस्तों यही 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। इसमें लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। फिर एक 31वां संशोधन हुआ 1973 में। ठीक है। इसमें 525 से लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 545 कर दिया गया और 1987 में 545 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? देखो दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के।
तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रभारी होता है उपराज्यपाल यानी कि एलजी। जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आते हैं। भारत में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं, और 8 यूटी में से पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर यहाँ पर विधानसभाएं गठित हैं जिनका प्रभारी मुख्यमंत्री होता है। लेकिन बाकी के जो 5 यूटी हैं वहाँ का प्रभारी उपराज्यपाल होगा या फिर कौन होगा? प्रशासक, यानी कि या तो वहाँ का प्रभारी एलजी होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? किसी भी राज्य की सीमा को यदि बदलना है दोस्तों तो उसके लिए संसद को अधिकृत किया गया है। देखो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद के पास में ये अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद कानून बनाकर क्या क्या काम कर सकती है? तो देखो, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद के पास में क्या क्या शक्तियां हैं? नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद के पास में इतने अधिकार हैं, इतना काम संसद कर सकती है। बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। देखो, विशेष प्रावधान वाले राज्य और उससे संबंधित अनुच्छेद हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 371। नागालैंड के लिए जो है वो अनुच्छेद 371A है। असम के लिए अनुच्छेद 371B, मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371D है। ठीक है, तो विशेष प्रावधान वाले राज्य और उनसे संबंधित अनुच्छेद ये पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारत का हिस्सा बना था? कौन सा राज्य है जो 1949 में भारत का हिस्सा बना? वो है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। देखो, त्रिपुरा पहले क्या था? एक स्वतंत्र रियासत थी। त्रिपुरा 15 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे चलकर जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखो दोस्तों, त्रिपुरा के अलावा कुछ और राज्य हैं जो कि बाद में भारत में शामिल हुए, जैसे गोवा है। ये भारत में कब शामिल हुआ? 1961 में। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया, ठीक है, और इसके तहत गोवा को भारत में मिलाया गया। इसी क्रम में सिक्किम जो है, सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। सिक्किम को जनमत संग्रह के बाद भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और एक और है हैदराबाद, 1948 में ये भारत में विलय हुआ। और पूछा जाता है हैदराबाद को कैसे विलय किया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। तो गोवा, सिक्किम, हैदराबाद और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के बारे में आपको याद रखना। देखो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है। क्वेश्चन 1 पूछा गया है त्रिपुरा के बारे में, ठीक है, कि ये भारत में कब विलय हुआ त्रिपुरा। फिर इसके बाद इसी क्रम में और कौन कौन से राज्य थे, ठीक है, वो कब भारत में विलय हुए, उनको विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, वो सारी बातें, वो सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। यही मेरी मेहनत है दोस्तों इस कंटेंट को बनाने में। ये पूरा वीडियो बनाने में पता है 3 दिन का समय लगा है, तब जाके ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों, इसी प्रकार के हर सब्जेक्ट के यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कम से कम मैं टारगेट रखता हूँ
मुझे इस वीडियो पे 5000 लाइक चाहिए। यदि 5000 लाइक आ जाते हैं तो अगले सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बताना कि कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना है, तो वो मैं कंटेंट बनाना शुरू कर दूंगा। बताइए दोस्तों, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 101वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। ठीक है, इस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल के गठन, उसकी शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? 3 नए आपराधिक कानून दोस्तों ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। देखो, पुराने समय के अंग्रेजों के समय के जो 3 कानून चल रहे थे वो कौन कौन से थे? एक था आईपीसी, और दोस्तों आईपीसी जो है इसका फुल फॉर्म है दी इंडियन पेनल कोड। इसकी जगह पर लाया गया वीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा है सीआरपीसी अंग्रेजों के समय का, इसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसकी जगह पर लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसकी जगह पर लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची यानी कि एससी की सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 341। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के अनुसार कैसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 72 है ये राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार की क्षमादान संबंधी शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल के पास में भी होती हैं। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं। ठीक है, राज्यपाल भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल 2 चीज़ें नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? किसी व्यक्ति की फांसी को माफ़ नहीं कर सकता है, और जो कोर्ट मार्शल होते हैं, ठीक है, कोर्ट मार्शल मतलब सेना से संबंधित जो केस होते हैं इनमें दी गई सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये 2 काम राज्यपाल नहीं कर सकता है, बाकी राज्यपाल के पास भी क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया तब उसमें कुल कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल थे? तो मैंने आपको बताया जब संविधान पारित हुआ तब 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, हमारा जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये 8 से 12 कैसे हो गई? सबसे पहले जो 8 अनुसूचियां हैं उनको एक बार पढ़ लो। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है ये जो प्रमुख पदाधिकारी हैं संवैधानिक उनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो कैसे शपथ और प्रतिज्ञा ले गए उससे संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे चलेगा ये बताया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची दोस्तों ये संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। ठीक है, इसी के सातवीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें भाषाएं दी गई हैं। आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखो 8 अनुसूचियां ये तो हमने बात करी
जो कि हमारे मूल संविधान में थी। अब 9वीं अनुसूची से हमें शुरू करना है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। और 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन आदि से जुड़े कानून इसमें हैं। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संशोधन किया गया 1985 में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के प्रावधान हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई। इसमें नगर निगम के प्रावधान दिए गए हैं। तो ये टोटल 12 अनुसूचियाँ, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। जो सूचियां हैं वो 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची, इसमें वो विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा है, विदेश मामले, रेलवे, इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, कृषि है। ठीक है, समवर्ती सूची की हम बात करें तो इसमें वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, जैसे एजुकेशन है, ठीक है, वन है, विवाह है यानी कि शादी है। ठीक है, इन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। बताइए, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके लिए 21वां संशोधन किया गया था 1967 में। देखो दोस्तों, मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें केवल पहले 14 भाषाएं थीं। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थीं, परंतु अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 से 22 कैसे हो गई? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखो, 14 से 15वीं जोड़ी गई सिंधी भाषा, और 15वीं भाषा जोड़ने के लिए 21वां संशोधन हुआ 1967 में। फिर दोस्तों एक संशोधन हुआ 71वां। सिंधी जब जुड़ी तो सिंधी कौन सी भाषा बनी? 15वीं। फिर 71वां संशोधन जब हुआ दोस्तों 1993 में, तो 71वें संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो यहाँ से हमें एक शब्द याद रखना है, नमक। आप पढ़ेंगे जो नमक है वो 71 रुपये किलो है। ठीक है, तो 71वें संशोधन में नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 और 3 कितनी हो जाती हैं? 18 भाषाएं हो जाती हैं। फिर 92वां संशोधन होता है दोस्तों 2003 में, और यहाँ पर 4 भाषाएं और जोड़ ली जाती हैं। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मिथिला और संथाली। तो गणित में आप लोग पढ़ते हैं, BDMS पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो 18 और 4 अब कितनी हो गई हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को संविधान की किस अनुसूची में डाला गया है ताकि ये कानून किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण रद्द ना किए जा सकें? तो भूमि सुधार से जुड़े जो कानून हैं दोस्तों, वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, भारत में जब भूमि सुधार किए गए तो कई बार ये मामला अदालत में गया और कहा गया कि जो ज़मीन छीनना है वो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। ठीक है, कई सारे ऐसे मामले कोर्ट में गए। लोगों ने कहा कि आप हमारी भूमि नहीं छीन सकते हैं, भले ही वो शासकीय कार्य के लिए जा रही हो। तो लोग कोर्ट में जाते थे कि ज़मीन जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया 1951 में, और इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 31B। ठीक है, और 9वीं अनुसूची भी बनाई गई। इस अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने की कोशिश की गई है। मतलब अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में है तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर
अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसलिए भूमि पर आपका मालिकाना हक तो है, लेकिन सरकार जब चाहे उस भूमि को छीन सकती है। आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को शपथ और प्रतिज्ञा कैसे लेनी है, इसकी जानकारी संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ और प्रतिज्ञा कैसे लेनी है, इसकी जानकारी दोस्तों तीसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से पदों पर नियुक्त व्यक्ति कैसी शपथ या प्रतिज्ञा लेंगे। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों, सीएजी आदि की शपथ का पूरा फॉर्मेट दिया गया है तीसरी अनुसूची में। देखो, जब कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बनता है तो वह दो शपथें लेता है। एक तो लेता है अपने कर्तव्य की शपथ, ठीक है, दूसरी लेता है दोस्तों वो गोपनीयता की शपथ। इन दोनों प्रकार की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो देखो, मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलेगा भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? देखो, पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7, लेकिन अब कितने बचे हैं? अब 6 बचे हैं। ठीक है, और ये बदला हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखो, मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। फिर 44वां संशोधन होता है 1978 में, और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, याद रखना, अब संपत्ति के अधिकार जो है केवल कानूनी अधिकार है और इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है, और ये संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखो दोस्तों, जब आपातकाल लगता है तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब भारत में इमरजेंसी लागू होता है तब सरकार कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति की न्यायिक सुरक्षा से जुड़े हैं। और दोस्तों, ये जो प्रावधान है ये 44वां संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है ये बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बताइए दोस्तों, संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आरटीई एक्ट दोस्तों ये 2009 में पारित किया गया। संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? तो आरटीई एक्ट दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये डेट याद रखना। भारत में शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और दोस्तों, ये जो व्यवस्था है ये 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, ये सभी लोग जान लो। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है?
राइट टू प्राइवेसी, इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसमें। देखो मैं डिटेल से समझा देता हूँ आपके लिए। देखो भारतीय संविधान में गोपनीयता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक निर्णय दिया और कहा कि ये जो अनुच्छेद है 21 इसी का हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, और ये फैसला KS पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार 2017 केस में दिया गया। और गोपनीय का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में मूलभूत अधिकार नहीं था? तो देखो दोस्तों, जो निजता का अधिकार है यानी कि जो गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिया है ना। ठीक है, तो याद रखना प्राइवेसी का अधिकार मूल संविधान में नहीं था, लेकिन अब हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में व्यक्त किया गया है। देखो दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है। अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करे, और अनुच्छेद 226 जो है ये हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सके। और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया। आइए कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन फिर स्वर्ण समिति सिफारिश करती है और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, कब? 1976 में। लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहाँ से आ गया? इसके लिए अलग से एक संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन 2002 में। ठीक है, और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया। इस कर्तव्य के अनुसार अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों ये पहला मौलिक कर्तव्य है कि हम सबसे पहले तो संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। आपको 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है कि नहीं? देखो, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में
11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये 11 मौलिक कर्तव्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार आप लोग मेरे साथ पढ़ लो। देखो, पहला कर्तव्य है हमारा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा है सभी लोगों में भाईचारा की भावना बढ़ाना। छठा है महिलाओं के प्रति गरिमा का व्यवहार करना। सातवां है भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं की रक्षा करना। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। नौवां है वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना। 10वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो सरकारी संपत्ति है उनकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हैबियस कार्पस एक प्रकार की रिट है, इसका अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। देखो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में ले लेती है या फिर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, वो कहीं पर घूम रहा था पार्क में, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है दोस्तों, ये अदालत के द्वारा जारी की जाती है। हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के सामने पेश करो। दोस्तों, ये जो रिट है इसके माध्यम से अदालत संबंधित व्यक्ति को उपस्थित कराने का आदेश देती है पुलिस को और पूछती है कि उसको हिरासत में क्यों लिया गया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन हैं? तो अनुच्छेद 370 अब तो वैसे ये हट गई है, लेकिन इसके मुख्य मसौदाकार यदि पूछे जाएं दोस्तों, तो इनका नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 370 के मुख्य ड्राफ्टर या मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तब कश्मीर डोगरा राजवंश का शासन था कश्मीर पर, आपको पता होगा। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। बताइए, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ पर हैं दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस भाग में? भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं दोस्तों? जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, तो ये लगभग मौलिक अधिकारों के समान ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना अंतर होता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे कोर्ट में कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है, इनको लागू करवाओ। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो भी जाए तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय में इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये सरकार को नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिशा दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण संशोधन है और ये जो संशोधन है ये सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो 97वां संशोधन है 2011 में हुआ था और इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन में दोस्तों 3 प्रमुख बदलाव किए गए। कौन कौन से? एक अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी जोड़ा गया और इसमें संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। पर दोस्तों एक भाग जोड़ा गया, कौन सा? भाग 9B और अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों के संचालन से संबंधित हैं।
और एक और तीसरा प्रावधान हुआ, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और इसमें क्या है, राज्य को सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? देखो ये पूछा गया है क्वेश्चन, 43B ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से ये संबंधित है। ठीक है, और ये जोड़ा गया था 97वां संशोधन करके 2011 में। किस अनुच्छेद में? धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक यानी कि मनी बिल, और इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने? 5। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों वगैरह में समानता रहेगी। ठीक है, हालांकि इसके जो है अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये है समानता के अधिकार, इनमें 5 अनुच्छेद आते हैं। फिर बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 में की गई है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। फिर दोस्तों बताओ, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो देखो, हमारे संविधान में केंद्रीय बजट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 263। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति 356 के तहत लगाते हैं। देखो, राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास में 3 मुख्य रूप से आपातकालीन शक्तियां होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं यदि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, तो आपातकाल लग सकता है, इमरजेंसी, और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरी शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के पास में राष्ट्रपति शासन। 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तीसरी शक्ति होती है वित्तीय आपातकाल। 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की यदि स्थिति बन जाए तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक ना स्थिति ऐसी बनी है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े, और भगवान से यही प्रे करूंगा कि ऐसी स्थिति कभी ना बने। फिर बताओ, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ? बताओ, अभी तक किसका उपयोग नहीं हुआ है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, और ना ही कभी ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित है, और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बताइए, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका उल्लेख दोस्तों
ये किया गया है आर्टिकल 169 में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, 3 अनुच्छेद यहाँ से याद रखना है। एक अनुच्छेद 168, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटर होगा। फिर एक है 169, इसमें राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख है। फिर है 170, इसमें राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया। 168, 169 और 170 क्रम से आपको याद रख लेना है। ठीक है, बताइए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये अनुच्छेद 213 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति का ही बताओ। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। ठीक है, सब अंक लगभग सेम है, 2 को आगे कर देना है तो ये राज्यपाल का हो जाएगा। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 123 मैंने आपको बताया, इसके तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन कोई ऐसा मामला सामने आता है जिस पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश तब तक लागू रहता है जब तक संसद उसे पारित या फिर अस्वीकार नहीं कर देती। संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि इसे कानून में नहीं बदला गया तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है अनुच्छेद 123 के तहत, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्यों के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, और देखो, जो संयुक्त बैठक बुलाई है राष्ट्रपति ने, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये वाली बात आती है अध्यक्षता वाली, ये भी पूछा जाता है। तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। और भारत में अब तक कितनी बार ये बैठक बुलाई गई है? तो अब तक संयुक्त बैठक जो है 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 से लगाकर 73 तक ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। बताइए, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद क्लॉज 1 क्लॉज का में वर्णित है राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। ठीक है, ये एक्चुअल में ये राष्ट्रध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। बताओ, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में दिखाई देती है? तो जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच हमें मिल जाएगी प्रस्तावना में देखने के लिए। ठीक है, संविधान के जो निर्माता हैं उनकी सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। देखो, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है। बताओ, संविधान के लागू होने के बाद भारत में नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम से तय होते हैं? तो इसके लिए नागरिकता अधिनियम है 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा,
देशीयकरण के द्वारा और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। ये 5 तरीका हैं। बताओ, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। देखो, जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों भारत का, इसका संविधान में प्रावधान कहाँ पर है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है, मतलब इसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला वीएस रमा देवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन है? अब राष्ट्रपति की नियुक्ति तो सभी को पता रहना जरूरी है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किए गए हैं। लेकिन 53 में क्या है? तो 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है 54 में। ठीक है, 61 में क्या है? तो 61 में जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 61 में। फिर बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो कार्यवाही है दोस्तों, वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कौन तिरंगा फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं देश के राष्ट्रपति। देखो, मैं आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। वहीं हम बात करें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। देखो, झंडा फहराना और ध्वजारोहण करना, इन दोनों में अंतर है। झंडा फहराना क्या होता है? ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है। इसमें क्या होता है? तिरंगे को पहले से ऊपर बांध कर रखा जाता है और रस्सी खींचने पर फूल गिर जाते हैं और तिरंगा लहराने लगता है। ये होता है झंडा फहराना। ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही होता है। इसमें रस्सी खींचने पर झंडा ऊपर की ओर जाता है, ये होता है ध्वजारोहण। दोनों में अंतर समझ गए? अब एक और बताओ, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर राज्यों में वही सेम है। कौन? जैसे राष्ट्रपति करते थे वहाँ पर, अब यहाँ राज्यों में करेंगे राज्यपाल। और स्वतंत्रता दिवस पर कौन करेंगे? तो स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? पहला लोकपाल बिल दोस्तों 1968 में प्रस्तुत किया गया। लोकपाल बिल कई बार प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, लेकिन बताइए कि लोकपाल बिल भारत की संसद में पारित कब हुआ? तो दोस्तों पारित हुआ 2013 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। देखो, लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल 1968 में प्रस्तुत किया गया और 1968 से 2011 के बीच में जो है
लोकपाल बिल टोटल 8 बार संसद में प्रस्तुत किए गए लेकिन पारित नहीं हो सका। फिर 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन काफ़ी चर्चाओं में रहे। अन्ना हजारे आंदोलन जो है ये मुद्दा बन गया। और दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में दिसंबर 2013 में पारित हुआ और 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया। फिर 19 मार्च 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? लोकसभा सीटें 525 से 545 किस संशोधन के द्वारा की गई? तो मैंने आपको शुरू में बताया था 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। बताओ भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति किसके समान है? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति दोस्तों ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का उल्लेख संविधान में किस नाम या फिर नामों से किया गया है? तो भारत के लिए कहा गया है इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। देखो हमारे देश के नाम की स्थिति की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है इसकी पहली लाइन में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। बताइए निम्न में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता? कौन सा देश है ऐसा दोस्तों? देखो बहरीन 15 अगस्त को मनाता है, उत्तर कोरिया मनाता है, दक्षिण कोरिया, लेकिन रूस 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। देखो भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाता है। भारत के अलावा 5 अन्य देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। कौन कौन से देश हैं? साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया, बहरीन और लिechtenstein और कांगो, ये 5 देश हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली या फिर वाला पहला भारतीय कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा जो हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं। इन्होंने 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। भारत का आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है? तो श्वेत पेपर यानी कि वाइट पेपर भारत का आधिकारिक दस्तावेज है। भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर गजट जारी होता है तो उसे हम श्वेत पेपर यानी कि वाइट पेपर कहते हैं। बताइए इंडियन पुलिस एक्ट कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया गया 1861 से। ठीक है, 1861 में और क्या हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम ये भी 1861 में ही लागू हुआ था। ठीक है, और 1860 में क्या हुआ था? 1860 में आईपीसी लागू हुई थी। ठीक है, पास हुई थी आईपीसी। 1860 में आईपीसी पास हुई थी और 1862 में आईपीसी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 किस तारीख को लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ 15 जून 2005 को। क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 है इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें दोस्तों 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आरटीआई एक्ट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और ये जो विधेयक है ये भारत की संसद के द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 22 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, जिससे ये अधिनियम जो है ये कानून बन गया। ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। और दोस्तों
हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाजों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत भारत में पहला आरटीआई आवेदन शाहिद रजा वर्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, पहला आरटीआई आवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और आरटीआई एक्ट 2005 में केवल 2 अनुसूचियां हैं। आरटीआई एक्ट का संशोधित रूप जो है 2011 में पारित किया गया, और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये है दोस्तों स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले पहले 2 राज्य कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले 2 राज्य भारत के तमिलनाडु और गोवा हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले पहले 2 राज्य तमिलनाडु और गोवा हैं। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने अपने राज्य में सूचना का अधिकार कानून का उपयोग किया। तमिलनाडु ने ये कानून 4 मई 1997 को पारित किया, और गोवा दूसरा राज्य है, गोवा ने ये कानून 31 जुलाई 1997 को पारित किया था। बताइए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यानी कि एनजीटी एक्ट कब लागू किया गया। ये एक्ट कई बार पूछे जाते हैं, तो एनजीटी एक्ट 2010 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में एनजीटी एक्ट को लागू किया गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिक को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया। सबसे पहले तो नरेगा की स्थापना कब हुई, 2005 में, और इसका नाम नरेगा से मनरेगा किया गया 2009 में। ठीक है, देखो पूछा ही गया है अगला क्वेश्चन, नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये अधिनियम 2005 में लागू हुआ। नरेगा अधिनियम अगस्त 2005 में संसद के द्वारा पारित किया गया, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, और मनरेगा योजना को अनुच्छेद 63 के तहत चलाया जा रहा है। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस योजना में क्या होता है, 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, तथा ये गारंटी अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी 237 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय हैं, तो नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिर बताओ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति की रिपोर्ट 1993 में स्वीकार की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनंदन समिति की रिपोर्ट। अब हम डिटेल से जान लेते हैं। देखो, भारत सरकार ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उन लोगों की पहचान करने के लिए जो कि सामाजिक रूप से तो पिछड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो सक्षम हो गए हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया था 1992 में, और इस रामनंदन समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करी, और सरकार ने इन रिपोर्टों को मान लिया, और इन रिपोर्टों के आधार पर ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाए गए। ठीक है, क्रीमी लेयर मतलब क्या है, तो ऐसे ओबीसी के व्यक्ति 18 लाख से ऊपर जो सालाना कमाते हैं, ठीक है, ऐसे ओबीसी परिवारों को क्रीमी लेयर में रखा जाता है, और यदि आप क्रीमी लेयर में आ गए तो आपको आरक्षण वगैरह का फिर लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250।
वर्तमान में बात करें, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। इसी प्रकार दोस्तों, ये तो हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। इसी प्रकार से लोकसभा के बारे में भी होता है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है 2026 तक, जब तक कि परिसीमन नहीं हो जाता। 552 में से अभी कितने हैं? अभी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543, 530 राज्यों से, 13 संघीय क्षेत्रों से, ठीक है। और 2 होते थे नॉमिनेट, मनोनीत होते थे ना 2, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की जो मनोनयन की प्रक्रिया है ये समाप्त कर दी गई है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संविधान में संसद के गठन का उल्लेख ये आर्टिकल 79 में किया गया है, ठीक है। और राज्यसभा के गठन का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है और लोकसभा का उल्लेख कहाँ पर है? लोकसभा का है 81 में, ठीक है। एक ट्रैक है, एक सरल सी ट्रैक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक शब्द लिखना है सरल, सरल से बन जाएगा आपका संसद। क्या बन जाएगा? संसद। और संसद है आर्टिकल 79 में। राज से बन जाएगा आपका क्या? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा है आर्टिकल 80 में। ला से बन जाएगा आपका लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा है 81 में। तो ये 3 आर्टिकल बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो राज्यसभा का गठन दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। यदि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक पर राज्यसभा कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कितने दिनों के बाद यह पारित मान लिया जाता है? तो लोकसभा ने यदि धन विधेयक पारित कर दिया है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये विधेयक जो है ये पारित मान लिया जाता है। देखो संविधान का अनुच्छेद है 109 क्लॉज 1, इसके अनुसार जो धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया तो राज्यसभा जो है इसको भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इसे पारित करने, सुझाव देने या कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय मिलता है। यदि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये विधेयक जो है यह स्वतः पास माना जाता है। धन विधेयक, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। बताओ किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। CAG फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह एक संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति और शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 148 में दी गई हैं, 148 से 151 तक। भारत के प्रथम CAG V नरहरि राव थे और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। भारत में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता कब और कहाँ लागू की गई थी? तो आदर्श आचार संहिता 1960 में और सबसे पहले केरला में लागू की गई थी। आचार संहिता एक ऐसा नियम है जिसे चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है ताकि चुनाव जो हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकें। भारत में सबसे पहले आचार संहिता 1960 में केरला राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी, ठीक है। प्रयोग के तौर पर लागू की गई, रिजल्ट अच्छा निकला, ठीक है। तो फिर 1962 के आम चुनाव से पहले इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारत में आचार संहिता कब लागू की जाती है? देखो चुनावी तारीखों की जैसे ही घोषणा होती है उसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू होती है। बताओ संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय कब होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो है ये शून्यकाल का समय होता है। तो संसद में 12 से 1 तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है।
ये वह समय होता है जब सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी जनहित का मुद्दा उठा सकते हैं। ये समय सवाल पूछने का या किसी बहस के लिए नहीं बल्कि तत्काल सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए होता है। बताइए भारत के भी कौन कौन से राज्य हैं जहां लोकसभा सीटों की संख्या केवल 2 है। तो देखो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, गोवा है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है और मणिपुर। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां केवल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। बताओ भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती। देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है, महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। उपराष्ट्रपति भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में बहुमत आपने खो दिया तो आपको भैया इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है? राज्य अधिकारों का चैंपियन दोस्तों ये कहा जाता है जस्टिस के सुब्बा राव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों जस्टिस के सुब्बा राव भारत के 9वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर जोर दिया, इसलिए इनको राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है और अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टोटल न्यायाधीश होते हैं 34, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया थे और जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है, बताइए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सलाह देगा और नहीं चाहे तो नहीं देगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप मान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले दोस्तों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1861 के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत की गई थी और सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862, बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862, मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 को। इसी क्रम में एक और पूछ लिया जाता है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों यहाँ से 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। एक है अनुच्छेद 214, ये क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये 214 है। अब 241 क्या कहता है? अनुच्छेद 241 ये प्रावधान करता है कि भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, या फिर उन्हें किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से स्टैटिक जीके को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। इसमें स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। और दोस्तों जो हमारी दूसरी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। ये तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने अभी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ऑफ़र निकाल दिया है।
आपको केवल 150 यानी कि 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हमें स्क्रीनशॉट मिलने के 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मैंने बीच में बिना डिस्टर्बेशन के आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाया है। अब आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने लाइक का टारगेट रखा है, 5000 लाइक दीजिए इस वीडियो को, ताकि अन्य सब्जेक्टों पर मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।